हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय से रिलेटेड चैप्टर 5 में शब्द और उसके प्रकार की विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम आपको चैप्टर 5 में फर्स्ट पार्ट विराम चिन्ह के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या है। प्रश्न, शब्द की सविस्तार व्याख्या कीजिए। शब्द कानों से सुनाई देने वाला प्रत्येक समूह या शब्द कहलाता है। जो हमें कानों से सुनाई दे प्रत्येक नाम शब्द होता है। वर्णों या अक्षरों के समुदाय को भी हम शब्द के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। जो भी अक्षर या वर्णों का जो भी समुदाय होता है उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उन विचारों से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के समूह को या संकेतों को हम शब्द कह सकते हैं। सामान्य शब्द के बारे में कहा गया है, कानों से सुनाई देने वाला प्रत्येक नाम शब्द होता है। व्याकरण की दृष्टि से स्वसंत एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। शब्दों के क्या महत्व है। शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन होता है। कोई भी लेखक हो उसके मस्तिष्क में संचित शब्दकोश के आधार पर ही वह बाजी मार लेता है। शब्द लेखक की आत्मा होती है। किसी भी भाषा का ज्ञान जब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का लेखक को पूर्ण ज्ञान ना हो। इसलिए शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। भाषा के अनुसार शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आजादी से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने समस्त ज्ञान शब्दों के रूप में ही प्राप्त किया है। आजादी से जो आज आधुनिक युग चल रहा है इसमें व्यक्ति ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब शब्दों के माध्यम से ही प्राप्त किया है। शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। अगर हमारे मन में कोई भी भाव या विचार आ रहे हैं वो हम शब्दों के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। वक्ता हो अथवा लेखक अपने मस्तिष्क में संचित शब्दकोश के आधार पर बाजी मार लेता है। जिस लेखक के शब्दकोश संचित शब्दकोश बहुत अच्छे होंगे वह ही आगे निकलता है या वह ही बाजी मार लेता है। शब्द भाषा के विकास का आधार है। भाषा का विकास शब्द के आधार पर ही संभव है। शब्द लेखक की आत्मा होती है एवं व्याकरण तथा भाषा विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान जब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रयुक्त शब्दों का लेखक को संपूर्ण ज्ञान ना हो। यह कथन एकदम सत्य है। किसी भी भाषा का ज्ञान जभी तक अधूरा रहता है जब तक लेखक को शब्दों का पूर्ण ज्ञान ना हो। जिसे पूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया शब्दों का उसका ज्ञान भी संपूर्ण हो चुका है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान भाषा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हम किसी भी राष्ट्र को देखें या किसी भी समाज की संस्कृति या इतिहास का ज्ञान हम भाषा के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं और भाषा का माध्यम शब्दों के द्वारा ही संभव है। इसी भाषा की गंभीरता अथवा उनका हल्कापन उसकी शब्दावली पर निर्भर करता है। इसी आधार पर हम शब्दों को भाषा की निधि मानते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, अर्थ के आधार पर। हम अर्थ के आधार पर ही शब्दों को बांट सकते हैं। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ही हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 3, इतिहास या स्रोत के आधार पर। इतिहास और स्रोत के आधार पर भी हम
शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। रचना के आधार पर, शब्दों की रचना के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 5, व्याकरणीकरण प्रकार के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अर्थी शब्द। जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ हो वो एक अर्थी शब्द कहलाता है। नंबर 2, अनेक अर्थी शब्द। जिस शब्द के बहुत सारे अर्थ हों वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नंबर 3, समरूपी भिन्नार्थ शब्द। देखने में एक से हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो वो समरूपी भिन्नार्थ शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। जो एक अर्थ को प्रकट करते हैं और उसके अनेक शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। नंबर 5, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। कुछ शब्द के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे विलोम शब्द में आ सकता है सुख, दुख, दिन, रात। पर्यायवाची में जल का बारी, नीर, पानी, ये सब आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ लिखते हुए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले आइए हम समझते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक अर्थ को प्रकट करते हैं और उसके अनेक शब्द होते हैं उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। जैसे हिंदी में जल को नीर, बारी, पानी भी कहते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों की सूची इस प्रकार है। अहंकार का जैसे होता है घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। अच्छा का है शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। आम का है अम्ल, रसाल, अमृत, फल। बेटा का है सूत, तन्य, पुत्र, आत्मज, पूत आदि। विपरीतार्थी विलोम शब्द किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले हम विपरीतार्थी विलोम या विलोम शब्द के बारे में जानते हैं। कुछ शब्दों के ऐसे युग्म होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख होता है, अनुज का अग्रज होता है, अमृत का विष, आगत का अनागत, ऊंच का नीच, जीत का हार, अस्त का उदय, आग का पानी, पतनोन्मुख का विकासोन्मुख, पराजय का अपराजय, पापी का पुण्यात्मा, निराधार का साधार, निर्दय का सदय, अभिभाव का तिरोभाव, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुरक्ति का विरक्ति, आयात का निर्यात, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, प्रदोष का प्रत्यूष, सदुपयोग का दुरुपयोग, सूक्ष्मी का स्थूल, सत्कार तिरस्कार, सम्मान अपमान, सौभाग्य दुर्भाग्य, सुलभ दुर्लभ, सद्भावना दुर्भावना, हित अहित, आग्रह दुराग्रह, उर्वर अनुर्वर, बाण सूखा, शीत उष्ण, संकीर्ण विस्तीर्ण। सक्षम अक्षम, विलंब अविलंब, लुप्त व्यक्त, सौम्य उग्र, बसंत पतझड़, हिंसा अहिंसा, घात प्रतिघात, गमन आगमन, कपटी निष्कपट, जड़ चेतन, सहयोगी प्रतियोगी, सजन
विनाश, पुरस्कार तिरस्कार, गुरु लघु, उत्तरायण दक्षिणायन, भूतकाल भविष्यकाल, शोभनीय अशोभनीय, विस्तृत संक्षिप्त, शिथिल स्फूर्त। इस प्रकार से ये पर्यायवाची हैं, ये आपके अति लघु प्रश्नों में आ सकती है 1 मार्क्स के। आप इन्हें अति लघु प्रश्नों के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। या शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्वनात्मक, नंबर 2 वर्णात्मक। ध्वनात्मक कौन से होते हैं? ध्वनात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते, ना ही स्पष्ट रूप से समझ आते हैं। जिनकी ध्वनि स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती है और ना ही स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, उन्हें ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। वर्णात्मक शब्द सेकंड नंबर। वर्णात्मक शब्द वे होते हैं जो शब्द पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप में सुनाई देते हैं, जो अलग अलग अक्षरों से बनते हैं और अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वनात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। प्रश्न, वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषता बताइए। व्याकरण के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सीता खाना खाती है, श्याम स्कूल जाता है। ये सब सरल वाक्य हैं। नंबर 2 मिश्रित वाक्य। एक मूल वाक्य के साथ एक से अधिक वाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ एक से अधिक वाक्य जुड़े हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ट्रेन के चलते ही सारे पैसेंजर ट्रेन में आ गए और सब अपनी सीट पर बैठ गए। ये मिश्रित वाक्य हो गया। थर्ड संयुक्त वाक्य। यह वाक्य का एक ऐसा समूह है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप ले लेते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य भी होगा और मिश्रित वाक्य भी होगा। इससे वाक्य लंबा हो जाता है। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की, फिर पढ़ाना शुरू किया। ये संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि ये एक लंबा वाक्य भी है और इसमें साधारण वाक्य भी है और मिश्रित वाक्य भी है। अगर आपको हमारा यह टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम आपको अगले वीडियो में चैप्टर 5 के अति लघु प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलिए। धन्यवाद।